एवरीवन, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था, कुछ ही दिनों में कक्षा 10 एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की रसायन विज्ञान प्रारंभ हो रही है। तो आज से इस कक्षा 10 हिंदी मीडियम की रसायन विज्ञान का शुभ आरंभ करते हैं। बच्चों, यहाँ आपको प्रत्येक अध्याय के संबंधित वीडियो लिंक और उसी वीडियो लिंक के साथ उस अध्याय के नोट्स उपलब्ध होंगे, जिन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में लिखें, याद करें। जो भी टॉपिक समझ में ना आए, यूट्यूब पर मैसेज के माध्यम से अवश्य पूछें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लगातार मेरे चैनल के माध्यम से सभी तरह के वीडियो को समझकर लिखकर याद करेंगे तो आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में हम और आप मिलकर आज की नई हेडिंग लगाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या हेडिंग लगाते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि यह रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों सामान्यतः कोई एक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों के बीच जो इंटरैक्शन होता है, जो उनके बीच अंतः क्रिया होती है, उस अंतः क्रिया के फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी एक पदार्थ अथवा दो से अधिक पदार्थों के मध्य होने वाली अंतः क्रिया के फलस्वरूप नवीन गुण वाले नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने माना कि A2 और B2 के बीच एक अंतः क्रिया हुई और एक नए गुण वाला पदार्थ AB बन गया, तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो बाएं हाथ पर लिखने वाले पदार्थ होते हैं, ये वाले, इन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक। जो बाएं हाथ पर लिखे जाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो दाएं हाथ पर लिखे जाते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी कि यह रिएक्टेंट है और यह प्रोडक्ट। यह रिएक्टेंट है और यह प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो प्रोसेस है, वह प्रोसेस केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण है। इस समीकरण में क्रियाकारक और उत्पाद के बीच एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। यह भी आपको याद रखना है। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक पदार्थों और उत्पाद पदार्थों के बीच एक तीर का निशान लगाते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों पक्षों में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह हमेशा एक समान होती है। क्या कह रहा हूं मैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या सदैव एक समान होती है, अर्थात यहां जितने परमाणु होंगे वहां उतने परमाणु होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ है कि द्रव्यमान जो होता है पदार्थ का, वो संरक्षित होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि हम कहें C और O2 मिलकर CO2 बनाते हैं। C का द्रव्यमान 12 ग्राम, O का द्रव्यमान 32 ग्राम, तो जो CO2 का द्रव्यमान होगा वह 44 ग्राम होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही हमें जब भी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत आवश्यक होगा। बिना संतुलन के कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सही नहीं मानी जाएगी। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया संबंधित आगे की चर्चा करने से पहले हम यह जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करना। हम वो कौन सी विधि है जिस विधि द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। बच्चों वैसे आपकी किताबों में बहुत से तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारा पूरा मुख्य उद्देश्य है हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। किसी भी विधि से कर सकते हो आप। मेरे संज्ञान में जो शॉर्ट मेथड है जो कि सामान्यतः बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, मैं उनसे आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूं। इसके बाद जैसे ही यह कालांश खत्म होगा एक यूनिक मेथड भी बताएंगे, गणितीय विधि से रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस करते हैं, इस बात की भी बच्चों व्याख्या की जाएगी। आइए कुछ अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, क्रमशः इनको लिखकर इनको बैलेंस करना सीखते हैं। पहली अभिक्रिया लिखी हुई है Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अगर सामान्य रासायनिक अभिक्रिया, ज्यादा कठिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, 2-3 एलिमेंटों वाली अभिक्रिया है और उनमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अकेले परमाणुओं से मिलकर बने हैं, या तो अकेला परमाणु है या अकेले परमाणुओं से मिलकर बने कोई भी अणु है। जैसे हमने कहा ये Fe है, यह अकेला परमाणु है, यह अकेले परमाणु से मिलकर बना अणु है। तो जब भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करें, पहले यह प्रयास करें जो अकेले परमाणु या अकेले परमाणु से मिलकर बना अणु, जैसे कि N2, O2, F2, O3, P4, इनको बाद में बैलेंस करें। इनके अलावा जो बचता है पहले उसे बैलेंस करें। तो पहले इनके अलावा Fe और H के अलावा हमारा बचता है O। O यहाँ पे बच्चों 4 हैं, तो यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे हमने 4 O लगा दिए, O बैलेंस हो गए हमारे, ठीक है नहीं। वो क्या हो गए हमारे, अब वो बैलेंस हो गए। Fe कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं, हमने Fe के पहले 3 लगा दिया, Fe भी बैलेंस हो गए। H कुल कितने हैं, 4 गुणा 2 8 हैं, हमने यहाँ 4 लगा दिया। यह रिएक्शन बिल्कुल आसानी से बैलेंस हो गई, ज्यादा कठिनाई नहीं है बेटा। अगर आप बैलेंस करना जानेंगे तो बहुत आसानी से आप इनको बैलेंस कर लेंगे। चलिए दूसरी देखते हैं। CO प्लस H2 gives CH3OH। चलिए इसको देखें। फिर हमने कहा इस H को हम बाद में बैलेंस करेंगे, क्योंकि अकेले परमाणु एक ही परमाणु से मिलकर बना अणु है। C कितना है, C 1 है, यहां भी C 1 है, O 1 है, O वहां भी 1 है। अब तो अकेला H ही बचा है। H यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है जी। 2 का गुणा कर देंगे, यह बैलेंस हो गया। फिर देखें KClO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो KCl और O2 बनता है। अब तो सिंपल बात हो गई है। KCl तो KCl बैलेंस है, O यहाँ 3 है, यहाँ O 2 है। जब भी ऑक्सीजन बैलेंस करना हो, अगर ऑक्सीजन इवन आ जाए, इवन का मतलब सम आ जाए, तो सम तो यहाँ पे गुणा करके बैलेंस हो जाए। जैसे अगर 4 आ गए हैं तो 2 का गुणा कर दो, 6 आ गए हैं तो यहाँ 3 का गुणा कर दो। लेकिन अगर ऑक्सीजन ऑड आते हैं, ऑड विषम आते हैं, तो हम क्या करते हैं, विषम संख्या लिखकर उसमें 2 का भाग देके लिख देते हैं। क्या करते हैं, हमेशा यही बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हमने 3/2 लिख दिया और ऑक्सीजन हमारे अब बैलेंस हो गए, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3/2 लिख देंगे। लेकिन इसके बाद इस संख्या को हटाने के लिए पूरी समीकरण में हम 2 का गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2KClO3, और इसको गर्म किया तो इसने 2KCl बनाया और 3O2 बनाया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वाली समीकरण आपको बैलेंस करना आ रही होगी, ये 1 2 3। अच्छा अगला देखें, BaCl2 प्लस H2SO4 और ये बनता है BaSO4 प्लस HCl। यह एक आयनिक समीकरण है। जब भी आयनिक समीकरण आती है तो आयन को उसी अवस्था में लिखना है। जैसे Ba की जगह Ba लिखेंगे हम, Cl अलग, SO4 पूरा एक साथ लिखेंगे, S और O अलग अलग नहीं लिखेंगे। आयनिक समीकरण में क्या हो रहा है, Ba के साथ SO4 आ रहा है
और H के साथ Cl आ रहा है, ये हम जानते हैं, पहले से लिखा हुआ है ना। तो Ba बैलेंस करो डायरेक्ट, एक Ba है एक Ba है, SO4 एक है, यहाँ भी SO4 एक है, H दो है, Cl दो है, तो यहाँ पर दो लगा दिए, 2 HCl हो गए और यह समीकरण बैलेंस हो गई है। और देखते हैं, अच्छा लिखा हुआ है C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। हमने आपको पहले ही बताया था, अकेले एलिमेंट से बना अणु हो उसको सबसे बाद में बैलेंस करेंगे। यहां ऑक्सीजन मिल गया ऐसा जो कि अकेला है, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना है ये, ठीक है ना। इसको बैलेंस करें, इसको सबसे बाद में बैलेंस करेंगे। पहले कार्बन देखें, 6 कार्बन है तो हमने 6 CO2 लगा दिए। हाइड्रोजन 12 है, यहां पे 2 है, तो 6 का यदि हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 6 गुणा 2 12 और 6 ये हैं 18। देखिए ध्यान से देखिए, 6 गुणा 2 12 और 6 ये हैं 18, 6 तो यहाँ है ही। अब कितने बचे रह गए हैं, केवल 12 बचे रह गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम 6 लगा दें तो हमारे 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है नहीं। 6 दूनी 12, 12 और 6 18, वहां भी 18 ऑक्सीजन है। इन सबको नोट कर लो। चलो इसको नोट करके मैं मिटा देता हूं, पॉज करके आप नोट कर लो, फिर मैं मिटा के अगले क्वेश्चन समझाता हूं आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे हमने लिखा CH4 प्लस O2 और यहां बना CO2 प्लस H2O। हमने इसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बाद में करेंगे। C बैलेंस है, H 2 लगा दिए, O कुल कितने हो गए 2 और 2 4, यानी यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो हमारे बैलेंस है। और देखते हैं बच्चों, C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। फिर वही बात, इस O को हम सबसे बाद में बैलेंस करेंगे, सबसे आखिर में इसे हम बैलेंस करेंगे। 6 कार्बन है, 6 CO2 लगा दिए, ठीक है नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 2 यहां है तो 3 का गुणा कर दिया, 6 हो गए हैं। अब हमारी बात आती है ऑक्सीजन की। यहां ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 गुणा 2 12, 12 और 3 15 ऑक्सीजन हो गए हैं टोटल मिला के। फिर हमने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पे अगर ऑड नंबर आ जाए तो यहाँ ऑड तो हो ही नहीं सकता है, 15 तो आ ही नहीं सकते कहीं से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 15/2 लिख देंगे, 15/2 लिख देंगे और पूरी समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, 2C6H6 15O2 12CO2 और 6H2O, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। देखो एक ऐसा ही और बताया हम आपको, C2H6, अब आपको ध्यान रखना है इसको, CO2 प्लस H2O। फिर देखें हम इस O को बाद में, 2 कार्बन 2 CO2, 6 हाइड्रोजन 3 जल के अणु, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 2 गुणा 2 4, 4 और 3 7, तो यहां 7/2 लगा दें हम, क्योंकि यह ऑड नंबर है, ऑड नंबर को बटे 2 में लगाना पड़ेगा, इसका उत्तर 7 होता है। 2 का गुणा कर दें, 2C6H6 7O2 4CO2 और 6H2O, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको अब ये समझ में आ रहे होंगे। अब कुछ रिएक्शन, बड़ी रिएक्शन करते हैं हम, जो कि सबसे बड़ी रिएक्शन है, और उसे एक यूनिक मेथड द्वारा, एक बहुत स्पेशल मेथड द्वारा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आप किसी भी तरह की रिएक्शन, कितनी भी कठिन रिएक्शन हो, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल यूनिक मेथड द्वारा। क्वेश्चन है PbNO3 का होल ट्वाइस, और यहां लिखा हुआ है Pb प्लस NO2 प्लस O2। हमने तो आपको बताया था अभी हमने आपको बताया था, पहले मुझसे करके देख लें, फिर यूनिक मेथड बताएंगे।
इस ऑक्सीजन और इस Pb को हम बाद में बैलेंस करेंगे, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको अभी। इस ऑक्सीजन और इस Pb को बाद में बैलेंस करेंगे, क्योंकि यह अकेले एलिमेंट है या अकेले एलिमेंट से बना अणु है। अब बचा है नाइट्रोजन अकेला। नाइट्रोजन यहाँ पे बच्चों 2 हैं। कितने हैं नाइट्रोजन? 2 हैं। तो यहां नाइट्रोजन को हमने 2 कर दिया। लेड यहाँ पे 1 है, 1 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे बच्चों? 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, 2 का गुणा है 6, तो 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए। पूरी रिएक्शन बैलेंस है। ये तो आसानी से बैलेंस हो गई, इसलिए इसको यूनिक मेथड अभी हम नहीं लगाएं, तभी काम हो गया। जो थोड़ी रिएक्शन फंसे उनको हम यूनिक मेथड बताएंगे। और देखें अच्छा बच्चों, NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। फिर वही, इस ऑक्सीजन को हम अभी बैलेंस नहीं करेंगे, इसकी बैलेंसिंग सबसे लास्ट में करेंगे। अब हम N देखें, N 1 है, N 1 है। H यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बच्चों H 2 है। अब फिर वही बात आ गई बेटा, है ना? फिर वही बात आ गई है कि यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है। इस 2 को 3 कैसे बनाएंगे? हम इसमें 3/2 का गुणा कर दें। कितने का गुणा कर दें? 3/2 का गुणा कर दें। अब यह बैलेंस हो गया। लेकिन अगर इसको अब क्या करें, ऑक्सीजन और देखें कितने हैं, 3/2 ये है और 1 ये है। क्या कह रहा हूं मैं? 3/2 ये है और 1 ये है। 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 है। अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो पहले इस 2 को हटाने के लिए पूरी समीकरण में हम 2 का गुणा कर दें। क्या करें? तो 2 का गुणा करेंगे तो 2NH3 2O2 2NO 3H2O। अब ऑक्सीजन को काउंट करें हम। अच्छा अब ऑक्सीजन को काउंट करें। यहां पे ऑक्सीजन हो गए हैं 2 और 3 5। फिर वही बात आ गई बच्चों, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 5। और यहां पे ऑक्सीजन है 4। यहां पे ऑक्सीजन कितने, देखो ध्यान से, 2 और 3 5, और यहां पे ऑक्सीजन है 4। अब हम क्या करें? इसको हमें करने के लिए थोड़ा यहां लिख दें, 2 तो है ही और O2 है। इसका आंसर 5 आना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। हम यहां पे 10, हम यहां पे लिखें 5/4। 5/4, क्योंकि 2 यहां पे थे ना, 4 यहां पे कुल मिला के 4 है, तो 5/4 लिखेंगे, तब इसका आंसर बच्चों 5 आ जाएगा। अब इससे 2 टाइम कटेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि कितना आएगा आंसर? 5/4, यानी 5/4 की जगह हम लिख दें 5/2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दोबारा देखो आप, ऑक्सीजन को तो बोलना ही नहीं था ना, 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में तो करना ही नहीं था। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 और 3 5। यहां पे हमने लिख दिया 5/2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। पिछली कई बातों में किया है, कई रिएक्शन में। इस 2 को भी हटाना है, तो हमने लिखा 4NH3 5O2 4NO 6H2O। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? नहीं, क्या किया हमने? इस ऑक्सीजन को पहले बैलेंस किया ही नहीं, सबसे लास्ट में करना है। नाइट्रोजन को बैलेंस किया, सही बैलेंस है। हाइड्रोजन 3 है, 3/2 लगाया। 2 हटाने के लिए इसके अलावा पूरी समीकरण में 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि इसको हम बाद में बैलेंस करेंगे। अब हमने ऑक्सीजन काउंट किया तो ऑक्सीजन 5 थे, यहाँ पे 2 हैं, इवन ऑड आ गया, यहाँ पे 5/2 कर दिए। 2 हटाने के लिए पूरी समीकरण में 2 का गुणा कर दिया। बिल्कुल आसान तरीका हो गया, है ना? और देखें अच्छा क्या लिखी हुई है, S प्लस HNO3। ऊपर लिख दें, अच्छा थोड़ा इसको मिटा दें, ऊपर लिख दें रिएक्शन कुछ। अब रिएक्शन थोड़ी बच्चों कठिन आ रही हैं, अभी तक सरल थी, अब कठिन आ गई हैं। S प्लस HNO3 गिव्स
H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। यहां कुछ गड़बड़ी हो सकती है, पहले हम अपने हिसाब से बैलेंस करके देख लें, नहीं बैलेंस होती है तब हम यूनिक मेथड द्वारा करेंगे। थोड़ा कठिन भाग आता है तो यूनिक, पहले हम प्रयास तो कर लें, इस एस को सबसे बाद में बैलेंस करेंगे, इस पर ध्यान नहीं लगाना अभी हमें। अब आ जाओ ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी है, तो सामान्यतः हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करते हैं सामान्यतः। पहले नाइट्रोजन को देखा, यहां एक है, यहां पे भी नाइट्रोजन एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखे, यहां पर कितने हैं, 3 हैं, और यहां पे 4 और 2 6 और 1 7 हैं। 7 तो यहां हो ही नहीं सकते हैं, यहां तो हो सकते हैं 6 या 9 हो सकते हैं। तो बच्चों ये मेथड, ये समीकरण थोड़ी फंस रही है, मतलब इसको अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसके लिए एक अब मैं यूनिक मेथड बताता हूं आपको। यहां पे हमने ए लिख दिया, यहां पे हमने बी लिख दिया, यहां पे हमने सी लिख दिया, यहां पे हमने डी लिख दिया, और यहां पे हमने ई लिख दिया। ठीक है ना, ये हमने ए बी सी डी और ई लिख दिया। ये थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, पहले हम छोटी रिएक्शन करके देखें। हमने लिखा Mg3N2, क्या लिखा हमने, प्लस H2O गिव्स MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। इसको हम पहले करके देख लें, फिर हम उसको भी करेंगे। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। चलिए A में देखें अभी हम A में देखें, ये भी हम जानते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में जो परमाणु होते हैं वह बराबर होते हैं। यहां जितने Mg होंगे उतने ही Mg वहां होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 3A, ये 3A इक्वल टू हो जाएगा C। कैसे हो जाएगा बच्चों, 3A, Mg 3 है और A बार है, तो 3A इक्वल टू यहां पे MgC है। दूसरी बात, N2 की हम बात करें, N2 हो रहा है यहां पे 2A, कितने हो रहे हैं, 2A, और यहां पे N कितना हो रहा है, मतलब N कुल मिला के 2A हो रहा है, और यहां पे हो रहा है D। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझना है। 3A इक्वल टू C, H देखे 2A, सॉरी N देखे 2A, और यहां पे N है D। ठीक है ना। अच्छा, और देखा हमने, H देखा 2B इक्वल टू, अब यहां पे H कितने हैं देखो, 2H तो यहां है, 2C, 2H तो यहां है, और 3H यहां है, तो 3D। क्या कह रहा हूं मैं, 3, ये हो गया, किसका हो गया, अब H का हो गया, M का, Mg का हो गया, N का हो गया, H का हो गया, O का, और देखें O कितने यहां पे, B है, B इक्वल टू, B है ना यहां पे, और यहां पे 2C। 4 हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम मन ध्यान लगाएं, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी ज्यादा आ रहा है बच्चों, है ना, सी ज्यादा बार में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ज्यादा आ रहा होता है उसे हम एक मान लेते हैं, उसे क्या कर लेते हैं, हम एक मान लेते हैं। हमने मान लिया सी का मान 1 है, क्या माना हमने, सी का मान 1 है, यह हमने मान लिया, माना सी बराबर 1। अब हमने यहां पे रखा, तो 3A इक्वल टू 1 हो जाएगा, और A की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। चलिए A की वैल्यू तो आएगी हमारी, A का मान आ गया, यहां रख दें हम, इस वाले में रख दें, 2 × 1/3 इक्वल टू D हो गया, यानी D की वैल्यू हो गई 2/3, A 1/3 हो गया, D 2/3 हो गया। जब A और D आ गए हैं तो A आ गया और D आ गया, इसमें क्या लिखा है, B और C और D। चलिए इनको कर लें, B इक्वल टू क्या है, 2C, है ना, B इक्वल टू क्या है, 2C। तो यहां B की वैल्यू रख दें अगर, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2C इक्वल टू 2 × 2C, B की वैल्यू हो गई,
और यहाँ आ गया 2C प्लस 3D। ये यहाँ गए तो 2C इक्वल टू हो गया 3D। D की वैल्यू दी हुई है हमें 2/3, यानी कि 2C इक्वल टू 3 इंटू 2/3। ये इससे कट गया तो C की वैल्यू आ गई 1। C की वैल्यू तो 1 हमें मालूम ही थी ना। A की वैल्यू हो गई, C की वैल्यू हो गई, D की वैल्यू, बेटा तो इसको नहीं करें, C की वैल्यू तो मालूम ही है, इसको क्यों करेंगे हम फिर। 3 वैल्यू हमारे पास हो गई है। चौथी अपने आप कौन सी रह गई है भाई, B रह गई है। तो B इक्वल टू होता है 2C, तो B इक्वल टू 2 इंटू इक्वल टू 2C था ना, B इक्वल टू 2C, तो B इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी B इक्वल टू आ गया 2, क्योंकि B 2C था तो 2 इंटू 1 यानी B इक्वल टू 2 आ गया। चारों वैल्यू में मिल गई है, A 1/3, B 2, C 2/3 और D C1 और D 2/3। इन चारों वैल्यूओं को यहां रख दें हम तो हमारी रिएक्शन क्या हुई, A क्या है 1/3 Mg3N2 प्लस B की वैल्यू कितनी है हमारी, B की वैल्यू 2 है, यानी कि 2H2O इक्वल टू C की वैल्यू बच्चों हमारी क्या निकली है 1, यानी कि वही की वही MgOH का होल ट्वाइस प्लस D की वैल्यू हमारी है 2/3, यानी कि 2/3 NH3। यहां नीचे से 3 को गायब करना है तो पूरी समीकरण में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो आंसर हुआ हमारा Mg3N2 6H2O 3MgOH का होल ट्वाइस और 2NH3। ठीक है ना। यह रिएक्शन एक बैलेंस रिएक्शन हो गई, यह रिएक्शन संतुलित रिएक्शन हो गई। इसे हमने गणितीय विधि द्वारा संतुलित किया है। इसी के आधार पर बच्चों आप इस रिएक्शन को संतुलित करने का प्रयास करना। अगर आ जाता है कमेंट्स जरूर करना मैसेज बॉक्स में जाके, सर हमें आ गया है, नहीं आता है तब भी कमेंट्स करना। मैं आशा कर रहा हूं जो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का आज का लेक्चर मैंने आपको दिया, आपको रासायनिक समीकरणों का संतुलन बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों आप इन संबंधित टॉपिकों को लिखिए, याद करिए, जो भी शंकाएं हो उन्हें अवश्य पूछिए।